नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ताहिर। मैं एक मनोचिकित्सक, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट हूं। मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे डिसऑर्डर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बॉडीली सिम्टम से रिलेटेड है और जिसके अंदर समय समय पर अलग अलग सिस्टम के लक्षण मैनिफेस्ट होते हैं और काफी लंबे समय तक वो लक्षण बने रहते हैं और समय समय पर बदलते रहते हैं। उसका नाम है सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर, जिसे हम पहले सोमेटोफोम डिसऑर्डर भी बोलते थे, लेकिन अब नए क्लासिफिकेशन के अनुसार उसे हम सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर बोलते हैं। दोस्तों, इस डिसऑर्डर के अंदर पेशेंट को कभी किसी एक सिस्टम के सिम्टम्स मैनिफेस्ट होते हैं जो कि समय समय पर चेंज होते रहते हैं। कभी किसी दूसरे सिस्टम के सिम्टम्स डेवलप होते हैं। जैसे अगर कभी चेस्ट के सिम्टम डेवलप होते हैं तो उसे चेस्ट में हैवीनेस और रेस्टलेसनेस महसूस होती है, घबराहट महसूस होती है, पेल्पिटेशन महसूस होता है, यानी कि हार्ट धक 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 महसूस होता है, कानों में हार्ट बीट सुनाई देती है। कभी उसे अपने पेट के सिम्टम जो हैं वो डेवलप होने लग जाते हैं, पेट फूला फूला रहता है, कभी कब्ज रहती है, कभी लूज मोशन रहता है, कभी इंडाइजेशन रहता है और कभी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम रहता है। और दोस्तों, कभी उसके अंदर जेनिटो यूरिनरी जो ट्रैक्ट है हमारा, उसके सिम्टम्स भी डेवलप हो सकते हैं। जैसे यूरिन करते समय जलन हो सकती है, यूरिन करते समय उसे दर्द हो सकता है, कभी एनल एरिया में दर्द हो सकता है, कभी उसे सेक्सुअल डिजायर की प्रॉब्लम हो सकती है, लिबिडो लॉस हो सकता है, इरेक्शन प्रॉब्लम हो सकती है, शीघ्र पतन यानी प्री मेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत हो सकती है। और कभी उसे उसकी आधी बॉडी गर्म महसूस हो सकती है, आधी बॉडी ठंडी महसूस हो सकती है, आधी बॉडी में कभी उसे वीकनेस महसूस हो सकती है, कभी अपर लिम्ब में, कभी लोअर लिम्ब में वीकनेस महसूस हो सकती है, कभी उसे लगता है पूरी बॉडी के ऊपर चींटियां सी चल रही है। दोस्तों, इसके अलावा उसे कई बार रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी डेवलप हो सकते हैं। जैसे उसे सफोकेशन महसूस हो सकती है, उसे लगता है दम घुट रहा है, सांस गले में अटक सी गई, अब जान चली जाएगी। तो इस तरह के डिफरेंट जो सिम्टम्स हैं उसे समय समय पर दिखाई देते रहते हैं, जिसके चलते कभी वो पेट के सिम्टम आते हैं तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास चला जाता है, चेस्ट के सिम्टम्स आते हैं तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास चला जाता है, ईसीजी, इको, टीएमटी सारी जांचें करवा लेता है। और एक बार जब डॉक्टर बोल देता है कि आपकी सारी जांचें नॉर्मल हैं, तो उसे लगता है डॉक्टर से कहीं ना कहीं कुछ मिस हुआ है, कुछ इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम है, या डॉक्टर उसकी बीमारी को पकड़ नहीं पाए, डायग्नोस बना नहीं पाए, तो फिर वो दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट के पास चला जाता है। कभी एक सिटी से दूसरे सिटी भी चला जाता है। पेट में उसे दिक्कत महसूस होती है तो वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास चला जाता है, एंडोस्कोपी करवा लेता है, अल्ट्रासाउंड करवा लेता है, कभी न्यूरोलॉजी के पास चला जाता है, अपनी सीटी एमआरआई सब जांचें करवा लेता है। और दोस्तों, ऐसे जो मरीज होते हैं उनकी जो इन्वेस्टिगेशन की जो फाइल्स होती है और प्रेस्क्रिप्शन की फाइल्स इतनी मोटी हो चुकी होती है, तो सबके पास घूम के फाइनली ये लोग मनोचिकित्सक के पास आते हैं, क्योंकि कहीं से ये ठीक हो नहीं पाते, क्योंकि उनकी जो इस बीमारी के अंदर जो लक्षणों का जो मेन कारण है वो शारीरिक या मेडिकल बैकग्राउंड ना होकर साइकोलॉजिकल होता है। यानी उनके ब्रेन के अंदर जो स्ट्रेस है उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता इस लेवल तक पहुंच जाता है कि ब्रेन उसे फेस नहीं कर पाता और ब्रेन उसके जो स्ट्रेस को उसके शारीरिक लक्षणों के अंदर बदल देता है, जो कि अलग अलग सिम्टम्स के रूप में मैनिफेस्ट होते हैं। तो दोस्तों, अगर ये सारे सिम्टम्स करीब 2 साल या उससे ज्यादा चले और जिसके कारण इंसान की पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, ऑक्यूपेशनल लाइफ इम्पेयर्ड हो, तो उसका तब हम इसे बोलते हैं सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर, तब इसका डायग्नोसिस बनता है। और दोस्तों, ऐसे जो मरीज होते हैं उसके अटेंडेंट उन्हें तरह तरह के डॉक्टर्स के पास ले जा चुके होते हैं, और जब डॉक्टर उन्हें अटेंडेंट को बोल देता है इन्हें ऐसी कोई बीमारी है नहीं, तो उन्हें अटेंडेंट को भी लगता है कि ये मरीज हमें ऐसे ही पागल बना रहा है या फिर इसके लक्षण झूठे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये सब सुनकर मरीज भी थोड़ा गिल्ट फील हो जाता है। उसे लगता है कि कोई मेरी बात पे भरोसा नहीं कर पा रहा है, या डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे हैं, घर वाले भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो कई बार एंजाइटी, डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो दोस्तों, इसका डिसऑर्डर का जो सबसे मेन कारण है वो साइकोलॉजिकल है, यानी स्ट्रेस। हमारे दिमाग में चाहे किसी प्रकार का स्ट्रेस हो, कोई फैमिली इश्यूज हो या फिर कोई जॉब से रिलेटेड इशू हो, फाइनेंशियल इशू हो, किसी कारण से भी हो सकता है, या फिर ये हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरोकेमिकल होते हैं, सीरोटोनिन, डोपामिन, उनके उतार चढ़ाव के कारण भी ये बीमारी हो सकती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। दोस्तों, मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले जो मनोचिकित्सक के पास पेशेंट आता है तो उसे उसके साथ एक रेपो डेवलप करनी होती है, एक एम्पैथी डेवलप करनी होती है। मतलब डॉक्टर को मरीज की जगह खुद को रख के सोचना होता है, उसे मरीज के लक्षणों को अपना लक्षण समझ के उसकी फीलिंग को समझना होता है, ताकि मरीज डॉक्टर पे भरोसा कर सके, मरीज ये मान सके कि हाँ, डॉक्टर साहब मेरे लक्षणों को सही समझ रहे हैं, मान रहे हैं, मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूँ, मेरे सब लक्षणों को इन्होंने ढंग से सुना समझा, पूरा बैठ कर मेरी बात सुनी। तो तब ताकि वो मरीज डॉक्टर पर भरोसा कर सके और समय समय पर ट्रीटमेंट प्रॉपर ले और प्रॉपर फॉलोअप के लिए आए। तो दोस्तों, उसके बाद हम लोग जो इसका ड्रग तय करते हैं वो होती है एंटी डिप्रेशन ग्रुप की
SSRI ड्रग यानी कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जैसे कि फ्लोक्सिटिन, पेरोक्सिटिन वगैरह, सर्टेलिन वगैरह, जो कि हम कुछ महीनों तक देते हैं और इसका इफेक्ट आने में भी करीब 2 से 4 सप्ताह लगता है। और दोस्तों ये जो ड्रग होती है कुछ महीने चलती है, फिर उसके सिम्टम्स में सुधार देखकर धीरे धीरे डोज को टेपर करके हम लोग बंद कर देते हैं। और इसके अलावा अगर उसको कुछ दूसरे बॉडीली सिम्टम्स हैं उसके अनुसार सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है। अगर नींद की प्रॉब्लम है तो हम बेंजोडाइजेपिन ग्रुप की ड्रग्स जैसे क्लोनाजिपाम, लोराजिपाम भी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए दे सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों ड्रग ट्रीटमेंट के अलावा उसका जो दूसरा ट्रीटमेंट है जो कि काफ़ी इफेक्टिव है वो है साइकोथेरेपी, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अब दोस्तों कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के अंदर मैं जैसे कि और वीडियो में भी बता चुका हूँ आपको, मरीज के जो नेगेटिव विचार बन चुके हैं कि उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी है, डॉक्टर उसे बीमारी को पहचान नहीं पा रहे हैं, घर वाले पहचान नहीं पा रहे हैं, तो हमें उसके नेगेटिव विचारों में जो विकृति आई है उसे हम पॉजिटिव विचारों से डिस्प्यूट करना सिखाते हैं। मरीज को ऑटो सजेशन करना सिखाते हैं कि वो अपने नेगेटिव विचारों को डिस्प्यूट करे और नेगेटिव विचारों को हेल्दी विचारों से रिप्लेस कर सकें, ताकि उसके दिमाग में जो नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स बन चुके हैं वो पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न में कन्वर्ट किए जा सकें। और दोस्तों उसके अलावा दूसरी जो थेरेपी है वो रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी है। उससे भी ऐसे मरीजों के अंदर जिनके अंदर इमोशनल डिसरेगुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा हो सिम्टम्स के चलते, वो दी जा सकती है, उसका काफ़ी अच्छा रोल है। तो दोस्तों ये कुछ था इस सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर के मैनेजमेंट के बारे में। और ये दोस्तों ये जो डिसऑर्डर है फीमेल्स में मेल की बनस्पत करीब दोगुना पाया जाता है, क्योंकि खासकर वो फीमेल्स जो कि ग्रामीण परिवेश की हैं या फिर लो सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड की हैं या फिर थोड़ा अनएजुकेटेड हैं या फिर जिन पर परिवार के अंदर जिम्मेदारियां उनकी क्षमता से ज़्यादा डाल दी गई हैं, उनके अंदर ये डिसऑर्डर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर आपको अपने किसी रिलेटिव्स के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर ऐसा कोई डिसऑर्डर दिखाई दे जिसके अंदर उसमें तरह तरह के सिम्टम्स, शारीरिक सिम्टम्स आ रहे हैं, तरह तरह के दर्द हो रहे हैं, कभी कमर दर्द हो रहा है, कभी गर्दन दर्द हो रहा है, कभी पेट दर्द हो रहा है, कभी पैरों में दर्द हो रहा है, कभी चेस्ट में दर्द हो रहा है, कभी सांस फूल रहा है, कभी उसके पेट में गड़बड़ हो रही है, कभी उसे लग रहा है पेट में गोला सा बन रहा है, कभी वो बोलता है कि मेरे पेट की गैस है मेरे दिमाग में चढ़ गई, कभी वो बोलता है मेरा आधा शरीर ठंडा हो रहा है, आधा शरीर गर्म हो रहा है, कभी उसे लगता है कि मुझे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत है, कभी उसे लगता है मेरा सेक्स की डिजायर खत्म हो चुकी है, कभी उसे लगता है मेरे एनल एरिया में प्रॉब्लम आ चुकी है, पूरे बदन में चींटियां सी चलती है, मुझे धक धक महसूस, ऐसे मल्टीपल सिम्टम्स जो कि समय समय पर बदलते रहते हैं। अगर पेशेंट कभी आपको ऐसे शिकायत करता हो और वो बोलता हो कि मैं काफ़ी डॉक्टर्स को दिखा चुका हूँ, मेरी पूरी फाइल भी बन चुकी है, काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, पर कोई डॉक्टर मानता नहीं, कोई डॉक्टर बीमारी को पहचान नहीं पा रहा, मुझे किसी आइडियल डॉक्टर की तलाश है, मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, तो दोस्तों ऐसे सब मरीज जो आपको कभी मिले कहीं भी, तो आप उन्हें सच्ची सलाह दें कि आप एक बार किसी मनोचिकित्सक से मिल लें और उससे पूरा उसकी सलाह के अनुरूप ट्रीटमेंट लें, फॉलोअप लें, तो डेफिनेटली वो मरीज फायदा ले पाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो जो कि सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर पर था आपको पसंद आया होगा और आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।